वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं मरीन लाइफ से मुतालिक और जो जदीद तामीरात हैं साहिली समंदर से नज़दीक वो किस तरह से असरअंदाज कर रही हैं मुकामी कम्युनिटीज़ को और मईशत को। साथ ही हम पाकिस्तान की कोस्टल एरियाज के रिलेटेड भी बात करेंगे। जो स्मॉल स्केल फ़िश हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं ब्लू इकॉनमी में, वो सब हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। बिल्कुल, और अशीन बड़े अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं क्या वो इस खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किए हुए हैं कि जब मौसमी तब्दीली आती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी बड़ी एक तब्दीली आती है। हम माजी के अंदर सुनामी के केसेस भी देख चुके हैं। माजी के अंदर जो बिन मौसम की बारिशें होती हैं और सिस्टम एक तो पहाड़ों से आता है, जैसे मानसून, एक सिस्टम जो है वो समंदरों से आ रहा होता है। तो इन तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए क्या हमारे जो एरियाज़ है कोस्टल वो डिज़ाइन किए गए हैं? अगर नहीं किए गए तो हुकूमती सतह पर क्यों नहीं अब तक ये सोच आई, और अगर किए गए हैं तो कौन लोग उनके पीछे मौजूद हैं और वो क्या कहलाते हैं और वो किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। आज हमने कहा इस पर बात करते हैं, माहीगीरों के हवाले से बात करते हैं, फिर रिस्पेक्टिवली और कनेक्टिविटी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पीएमशिप है और जो क़यादत है उसके साथ साथ मिलिटरीली जो पावर है ना, मिलिट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है अफशीन के हम देखते हैं कि सिर्फ ज़मीनी फ़ौज, बल्कि हम मुकम्मल अफवाज की बात करते हैं, फ़ज़ाई अफवाज की बात भी करते हैं, और समंदरी जो बहरी फ़ौज होती है वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? आपने देखा कि आपने हॉर्मुज़ या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर बात करें, सारी इकॉनमी का पहिया जाम हुआ सिर्फ एक उस रास्ते की वजह से। उस रास्ते पे जो होल्ड करेगा, उस समंदर पे जो होल्ड करेगा वही बरसर इक़्तिदार होगा। तो हमने कहा आज ज़मीन को छोड़कर समंदर की बातें करते हैं और समंदरी लोगों को आज हमने बुलाया हुआ जो समंदर की उतार चढ़ाव को जानते हैं और समंदर के जो उतार चढ़ाव हैं उसके साथ साथ समंदर के मौसम से बखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ की जो हयातियात हैं, ब्लू इकॉनमी, कुछ हयातियात हैं जो ज़मीन के समंदर के नीचे तैर रही हैं, कुछ ज़मीन और समंदर के जो है वो ऊपर दिखाई देती हैं। उस पर बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो के अंदर मरीन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर फहद अब्दाली साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, पहला सबसे आम सवाल, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, किस चीज़ के डॉक्टर हैं? डॉक्टरी किस चीज़ में की? मुझे तो लग रहा है मछली में तो नहीं की हुई है। नहीं, मेरा डॉक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक पर है जी, बिल्कुल। और मैं हूँ बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। ओके जी, और पीएचडी मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सवाल मैंने इनसे ऑफर भी किया था। लेट मी आस्क वंस अगेन, सीएस कंप्यूटर साइंस और मरीन कनेक्शन कैसे बना? एक्चुअली मैं और मेरे साथ जो को फाउंडर पार्टनर है मीर सलमान और मीर मोहम्मद बाकर, जी। हम लोग जब ग्रेजुएशन में थे तो उस वक्त ये आइडिया था कि हमने कोई ना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो हमने, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में थे, तो एक आईटी कंपनी फॉर्म की हम लोगों ने उस वक्त और बिज़नेस रन किया। और फिर ये चीज़ रियलाइज़ की कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी लेट इंटीग्रेट होती है, आती है। तो फिर इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स बहुत सारे शुरू किए हम लोगों ने। ठीक है। तो उसमें एक कंपनी थी ताइवान की, मैजिक फ्रूट के नाम से, उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे लोकल फिशरमैन उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए ज़्यादा पता फिशरी सेक्टर को टारगेट किया था। उसमें हम एक दो काम कर रहे थे उस वक्त IT साइट के ऊपर। तो वो इंट्रोड्यूस करवाया 2007-8 के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रही। तो फिर हमने अपना फोकस जो है ना वो मैरीन पे आया और विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपेसिटी इस्टेब्लिश की, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आपको मैरीन के अंदर काम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। अच्छा जी, मैरीन लोग कम मिलेंगे या एक्सपर्ट्स कम है? एक्सपर्ट्स कम है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में मैरीन से रिलेटेड, मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज आगे करती थी। ओके। तो यहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग उस लेवल की नहीं हुई थी। जबकि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें हर तरह के आपको कोस्ट लाइन, जैसे क्रीक एरियाज अलग हैं, उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट है। ओपन सी समुंदर जो है वो एक डिफरेंट नौयत का है। रॉकी पोर्ट्स हमारे पास है, हमारे पास दुनिया के पास बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस नौयत का बाहर की कंपनीज आके करती थी भी, तो ज़्यादा फोकस कराची था, क्योंकि कराची एक मेन हब था इकोनॉमिकली भी, पोर्ट्स में भी। फिर कराची के पहल में पोर्ट कासिम इस्टेब्लिश हुआ। तो बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड एरिया थे, ठट्टा बदीन सजावल, यहाँ पे इस तरह कोई काम नहीं हुआ था। तो फिर हम लोगों ने इसमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड की। ताइवान से इंजीनियर्स आए, उन्होंने हमें ट्रेन किया, हमने अपने इंजीनियर्स को ट्रेन किया। तो इस तरह से वो चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पे पूरी मार्केट को कवर करके बैठे हैं। अच्छा, आप PhD भी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो अभी कौन से रीसेंट प्रोजेक्ट्स आप मैनेज कर रहे हैं? अभी मैं, क्योंकि अपनी कंपनी के बारे में जो इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तो उससे उसी के साथ मैं 4-5 प्रोजेक्ट जो मेन है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जिसमें ज़्यादा फोकस हमारा मिनी फिश हार्बर पे है। अच्छा। मिनी फिश हार्बर पहली दफ़ा ये टर्म जो है वो इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है। फिश हार्बर तो हमने सुना था, मिनी फिश हार्बर मतलब उसी के छोटा सा मुजस्समा या छोटी उसकी छवि। बिल्कुल। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? हाँ, स्मॉल स्केल फिश हार्बर आपने बताया, ये क्या है?
ये देखें हार्बर क्या चीज़ होती है, हार्बर एक ऐसा पॉइंट है लैंडिंग का जहाँ पे बहुत सारी बोट्स आके एक्यूमुलेट हो, जमा हो, वहाँ से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना रन कर सकें। ठीक है। उसके साथ अच्छा ज़्यादातर फ़िश हार्बर का मकसद है कि वहाँ पे फ़िशिंग एक्टिविटीज़ होंगी जो फ़िश कैच, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला का दारोमदार है वो फ़िशिंग एक्टिविटीज़ में, हम फ़िश एक्सपोर्ट बहुत करते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी जो है एग्जिस्ट करती है अच्छी। बिल्कुल। और लेकिन हार्बर्स क्योंकि फ़िशिंग कम्युनिटी अब फिश इतना बड़ा एक्सपोर्ट रन कर रहे हैं, पाकिस्तान की ज़र मुबादला में इंटीग्रेट हो रही है चीज़ें, तो फ़िश हार्बर ऐसी जगह आती है जहाँ पे बहुत सारी फ़िशिंग बोट्स आएँ, लैंडिंग कर सकें, अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो रन कर सकें। और जो यहाँ पे अब से कुछ सालों 20 साल पहले तक 2-3 बड़े हार्बर थे, जिसमें से एक गवादर के पास हार्बर था, एक कराची फ़िश हार्बर था। तो हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की कराची ठट्टा बदीन में, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी फ़िशिंग कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, बट उनके पास कोई ऐसा हार्बर इस्टेब्लिश हार्बर नहीं था। और बड़ा हार्बर बनाने में कॉस्ट और टाइम दोनों एक बड़ा फैक्टर है। और फिर जाहिर सी बात है उस जगह की लोकेशन, क्योंकि ये ठट्टा बदीन सजावल के एरिया ऐसे हैं कि स्कैटर्ड कम्युनिटीज़ रहती हैं। ठीक है, तो हर जगह पे नहीं बना सकते। तो उसको देखते हुए हमने हर कम्युनिटी के अंदर 50-100 बोट्स का इनिशियल सर्वे किया, वहाँ पे मैंने हर कम्युनिटी को एक हार्बर अपना दे दिया ताकि वो बिल्कुल स्कैटर्ड एरियाज में भी हार्बर बना दिया। बिल्कुल तभी इसको स्मॉल स्केल फिश हार्बर है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि एक हार्बर जो कि 3 साल 4 साल में बनता है ग्रैंड बड़ा हार्बर, ये हमने 6 महीने में 4 महीने में एस्टैब्लिश करके उनको दिया। बिल्कुल, इस तरह से एक उस कम्युनिटी की भी आपने हेल्प की, बिल्कुल उनको भी आपने एक रोज़गार दिया, और साथ ही जो है आपने पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए, उसकी इकॉनमी के लिए भी किरदार मैंने एक हार्बर 2010-11 में एक प्रोजेक्ट किया था, दरिया पीर सिंध कोस्टल हाईवे बनी हुई ठट्टा में जी। वहाँ पे जब मैं बनाने गया, इनिशियल सर्वे करने गया, तो वहाँ पे रोड एक्सेस भी नहीं था, हम कीचड़ में होते हुए वहाँ पे हम यही देखते हैं जब भी हम कोस्टल एरिया जाते हैं, वो रास्ता अब उस जगह पे आप मैंग्रोव्स एरिया था, डेल्टा वगैरह मैंग्रोव्स भी थे, लेकिन ज़्यादा फिशिंग कम्युनिटी तो थी वहाँ पे, फिशरमैन रह रहे थे, 2-3 विलेज थे। जब आपको जाने में इतनी प्रॉब्लम है तो वो बोट को किस तरह घसीटते होंगे? वो यही था प्रॉब्लम कि वो एक जगह तक बोट को लाके रखते थे, फिर बाकी अपने साथ मार्शी लैंड में कीचड़ के अंदर अपने फिश कैच को जो भी चीज़ लेना है, इस तरह आना जाना करते थे। बहुत मुश्किल है। अब वो हार्बर स्टैब्लिश हुआ, अब मैं कुछ दिनों पहले वहाँ पे गया हूँ, तो हार्बर के साथ रोड कनेक्ट हुआ है, वहाँ पे पेट्रोल पंप बना हुआ है, वहाँ पे एक होटल बना हुआ है, तो एक पूरी 2-3 बोट्स भी बन रही थी, मतलब वो एक तरह से एरिया ही उस हार्बर की वजह से डेवलप हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वहाँ जो जिस माने था उन्हीं साहब से मुलाकात हुई, तो वो पहले बाइक पे थे, माशाल्लाह उन्होंने अपने 2 गाड़ियां खरीदी हुई हैं, होटल चला रहे हैं, और एक एक्टिविटी जो है एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई। एक नेग्लेक्टेड इकोनॉमी थी जिसको आपने रिवाइव कर दिया। बिल्कुल ऐसी है। तो स्मॉल स्केल फिश हार्बर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कम्युनिटी बेस टारगेट है कि एक छोटी कम्युनिटी को अब कैसे फॉरेन एडवांटेज मिल सकता है, तो ये ठीक है। मैं यहाँ पर एक सवाल और करूँगा, स्मॉल फिश हार्बर पे ये भी रहते हैं सर आप, प्रोजेक्ट्स डॉक्टर साहब के साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, पीछे जो है वो नेवल जो हमारी फोर्सेज उनके साथ भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, उस पर भी आएंगे, लेकिन स्मॉल फिश हार्बर के ऊपर ज़रा आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इस अहमियत को बड़ा उजागर करने की कोशिश की और इसकी इम्पोर्टेंस हमें बताई कि भाई फ़िश हार्बर जो है वो क्यों ज़रूरी है और स्मॉल फ़िश हार्बर क्यों ज़रूरी है। मैं ये ज़रा जानना चाहता हूँ कि स्मॉल फ़िश हार्बर के ऊपर कितनी कॉस्ट आ जाती है और कितने दिन दरकार होते हैं, जैसे आपने बताया ऑलमोस्ट 6 मंथ। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है इसके डिज़ाइन के ऊपर। बाज़ दफ़ा फ़िश हार्बर जो है, मतलब स्मॉल इसका मतलब है स्मॉल, हम तकरीबन 10 मिलियन के अंदर भी बन सकता है वो हार्बर। और उसको थोड़ा सा वहाँ पे नंबर ऑफ बोट्स कितनी है, क्योंकि इनिशियली जो सर्वे में करता हूँ, ये फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं उस प्रोजेक्ट की, उस साइट की, तो ये चीज़ गैदर की जाती है कि बोट्स कितनी हैं, किस साइज़ की बोट्स हैं, ठीक है, कौन सी बोट्स हैं। हाँ, नॉर्मली फिशिंग कम्युनिटी जो है वो वुडन बोट्स यूज़ करती है। हमारे यहाँ फाइबर बोट्स का कॉन्सेप्ट जो है ना बलूचिस्तान साइड पर होता है, लेकिन यहाँ सिंध के अंदर जितने भी है वो वुडन बोट्स यूज़ होती है, लेकिन किस साइज़ की होती हैं। अच्छा, नॉर्मली तौर पर आपने देखा होगा बोट्स का साइज़ बड़ी लॉन्च होती है, वो बड़े हार्बर पे आती है, वो नॉर्मली तौर पे छोटी कम्युनिटी जो है ना, क्योंकि उसका कॉस्ट और उसका खर्चा जो है ना उस लेवल का है, और वो इतनी छोटी क्रीक्स में इतने एरिया में आ भी नहीं सकती, उसके लिए बड़ा डेप्थ चाहिए पानी के लिए, बड़ी स्पेस चाहिए। और जो ठट्टा बदीन वाले एरिया हैं ऐसे, जहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी जो बहुत बड़े लेवल पर रह रही है, उनके पास छोटी बोट्स हैं, स्मॉल स्केल साइज़ की बोट्स हैं, तो हमने टारगेट भी उन्हीं को किया कि उन बोट्स को रहते हुए प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाए, और मिनिमम उस इलाके में 50 बोट्स हैं, 100 बोट्स हैं, उनके लिए एक छोटा हार्बर, क्योंकि हर वक्त सारी कश्तियाँ नहीं आ रही होती, उनके टाइमिंग्स होते हैं, इन आउट होता है, रोलिंग हो रही होती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनके लिए आसानी होती है कि वो पूरे दिन में किसी भी टाइम आए, क्योंकि समुद्र में आपको पता है लो टाइड हाई टाइड का कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम में टाइड लो होगी तो वहाँ पे फिर आपके लिए एक्सेस के अंदर वाटर पानी होना ज़रूरी है। तो हमने हार्बर का कॉन्सेप्ट यही था कि हर वक्त वो जो है बोट जो है ना अपना फिश कैच जो है किसी भी टाइम आए, रात में आए, दिन में आए, वो अपना इजीली जो है ना, मतलब लो टाइड और हाई टाइड की वजह से आप उसका वक्त तय करते हैं कि किस वक्त क्या काम होगा।
हाँ, लेकिन अब हार्बर बनने से ये है कि वो टाइड डिपेंडेंट नहीं होंगे। अच्छा, टाइड वो किसी भी डिपेंडेंट टाइम नहीं जो है ना होते वो आ हार्बर सकते हैं। में। इससे पहले वो टाइड डिपेंडेंट थे कि हाई टाइड के वक्त ही अपनी बोट्स को लेके आगे आपने टाइड फ्री जोन बना दिया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक। अच्छा, आपके जो है जो साहिली तामीरात अब हम देख रहे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बनते जा रहे हैं ये साहिली इलाके सारे, तो इससे माहीगीरों और इस सनत को कितना नुकसान पहुंच रहा है और इसका क्या असर हो रहा है ओवरऑल कम्युनिटी पर? अच्छा, जिसमें तामीरात अगर हो रही हैं तो मोस्टली वो कमर्शियल एस्पेक्ट से हो रही हैं, कराची में हो रही हैं, लेकिन खट्टा बदीन में जाएँ तो कोस्ट के ऊपर कोई ऐसी कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा। ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड लेवल पे होते हैं, रोड एक्सेस बना रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे होते हैं। तो और ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसके अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर आए और टूरिज्म एक्सपेक्ट से भी इसको अगर कैटर किया जाए, क्योंकि आपने बल्कि मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी दिन आप आएँ वहाँ पे विटनेस करें जाके उस साइट्स को, कितने मैंग्रोव्स के एरिया कितने खूबसूरत। तो बहुत ही खूबसूरत ऑफर है। मैं जरा ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, व्यूवर्स से भी हम बड़े वादे करते हैं कि अभी हम टूरिज्म पैकेज से बात करते हैं तो आप लोग से वादा रहा कि जो ऑफर दी गई है वहाँ पे विजिट करेंगे और एक मॉर्निंग शो वहाँ से करते हैं। बिल्कुल, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माहीगीरों के साथ हार्बर पे खड़े होकर उसकी क्वालिटी भी चेक कर लेंगे, टाइड फ्री जोन भी देख लेंगे। एग्जैक्टली, और उन माहीगीरों से बात करेंगे। असल तो देखें बेनिफिट जो है उनको हो रहा है नहीं हो रहा, वो किस तरह पहले प्रॉब्लम में थे, बनने के बाद क्या उनका व्यू है। तो बेस्ट ये है मैंग्रोव्स की क्या अहमियत है समंदर और ब्लू इकोनॉमी में? देखिए, मैंग्रोव्स की साइंस तो नॉर्मली ये है कि जहाँ पे डेल्टा होता है, बेसिकली जहाँ मीठा पानी आ रहा होता है पीछे से, वहाँ मैंग्रोव एस्टैब्लिश हुए होते हैं। और ये सुनामी के अंदर आपने देखा होगा, मैंग्रोव कभी आप लोगों ने खुद विटनेस किया है? जी जी, सिंध हुकूमत के साथ हमारा जाना हुआ और उस वक्त इसके मिनिस्टर थे, आई थिंक अभी भी मिनिस्टर हैं कि नहीं है, तैमूर तालपुर साहब मिनिस्टर थे, तो सिंध हुकूमत ने एक विजिट करवाया, तो हम गए थे मैंग्रोव्स इनका एरिया कोस्टल एरियाज पर, तो वहाँ पर हमने देखा कि सिंध हुकूमत बड़े पैमाने के ऊपर मैंग्रोव्स की अफजाइश कर रही है। फिर वहाँ पर जो आपके प्रॉन्स होते हैं, जो फिशेस होती हैं, वो आके एग्स देती हैं और इससे रिकॉर्ड तोड़, मैं इस वक्त अप्रिशिएट करूंगा कि सिंध ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था आलमी सतह पर, इतनी इकोनॉमी जनरेट की थी, इतनी जीडीपी जनरेट की थी, जिससे उन्होंने और मैंग्रोव्स की अफजाइश के लिए काम किया। उस पूरे एरिया को उन्होंने सुनामी से और आपके जो तूफान होते हैं उससे बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सो आई विटनेस दैट। और इस पे शायद इनको सिंध हुकूमत की वजह से इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड आया था। वन डे में इन्होंने आई डोंट थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है वो प्लांट्स। वेरी ट्रू। और मैं खुद तो, क्योंकि मैं तो रेगुलर कोई 15-20 साल से वहाँ पे उस इलाके में जा रहा हूँ, तो सिंध गवर्नमेंट का बड़ा मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये मुकामी, क्योंकि आपने कराची में तो बड़ी डेवलपमेंट पैकेजेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन इस जगहों पे कोस्टल एरियाज के अंदर काम करना और नज़र भी नहीं आ रहा होता काम। मतलब कोई वोट बैंक ऐसा नहीं है ना, खास छोटी सी कम्युनिटी है छोटी, तो इनके लिए सिंध गवर्नमेंट जो है ना हमेशा हर साल जो है ना कुछ ना इस तरह मिनी फिश हार्बर के प्रोजेक्ट्स रखती है। और हमें बड़ा एम्फसाइज किया जाता है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट, क्योंकि हम शुरू में स्टडी करते हैं तो स्टडी करें, आप बताएं कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो हम कम्युनिटी से मिल के बताते हैं कि भाई आपके लिए कहाँ ज़रूरत है, कहाँ बनना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू करी है हुकूमत जिससे हमारे जो साहिल कोस्टल बेल्ट है, सारी साहिली एरिया, वहाँ पर भी कोई बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हों? क्योंकि हम अक्सर जाना होता है हॉक्स पे कहीं भी, तो लोगों के लिमिटेड हट्स होते हैं और वो भी बहुत खस्ता हालत में है। तो क्या इसकी डेवलपमेंट के लिए अभी सिंध हुकूमत ने कहा था करेगी, लेकिन अभी हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट देख नहीं रहे? सिंध गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस पे इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है। टूरिज्म के अंदर रिजॉर्ट जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट कभी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना रिजॉर्ट बना के चलाने वाला कॉन्सेप्ट, इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती है। प्राइवेट सेक्टर आके आपने देखा होगा जितने भी हॉक्सवे पे या अभी रिसेंटली हब की तरफ भी बड़ा अच्छा रिजॉर्ट्स बने हैं, सारे वो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किए। और सिंध गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है कि ज़मीन दे सकती है अपनी, उनको जो भी इस तरह की लीगल मैटर है उसमें फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे कि टूरिज्म में आके। मुझे ज़रा इंपॉर्टेंस के बारे में जानना, आप इतनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे पास जो कोस्टल एरियाज़ हैं या फिर हमारे पास अगर पोर्ट्स की बात कर लें, गवादर की बात कर लें, कराची की बात कर लें, इसकी इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के अंदर और ख़ास तौर पे ब्लू इकोनॉमी को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब दुनिया जानती है ब्लू इकोनॉमी का कितना जीडीपी जो है वो रिटर्न आ सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, खासतौर पर पाकिस्तान को अगर सामने रखें? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कोस्ट लाइन दी हमें। बहुत सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान हमारी एग्जाम्पल है, भाई समुद्र नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली भी, ज्योग्राफिकली भी ये सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने ऐसा मुल्क दिया है जिसमें इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन की इंपॉर्टेंस आपके सामने ही है, अभी जंग हुई स्टेट ऑफ हॉर्मस के पास नजर आया, तो जो बंदा जंग का नाम लेता है मुझे खुशी होती है, वी प्राउड। बिल्कुल, तो अभी पॉलिटिकली भी अवेयर है सब। हमने तो ये विटनेस किया कि वहाँ पे एक्टिविटी बंद हुई, तो कराची और जो पोर्ट कासिम है, गवादर, यहाँ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं डेफिनेटली। दुनिया के जहाज यहाँ खड़े हैं यहाँ पे, इससे अंदाजा लगा लें आप कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं होती हमारी कंट्री में
तो हम फिर मिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसका फ्लैग है जिस शिप पर है वही उस पैसेज से थ्रू हो पा रही है, अदरवाइज अपना हुरमत से कोई और नहीं गुजर पा रहा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ने मतलब डेफिनेटली इनके फ्यूचर प्लान्स में बहुत सारे हार्बर्स, बड़े हार्बर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र इस तरफ गई है ना, तो अब वो हर कोई काम करना शुरू कर देगा अपने अपने कोस्टल एरियाज में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है यहाँ पर, आपने हार्बर की बात की और अभी आपने जिक्र किया हुकूमत का, तो हुकूमती सतह पर भी सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है, आपने बताया आप नेवल के साथ आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है ब्लू इकोनॉमी को लेकर, या आपके पास कोई ऐसे आइडियाज़, क्योंकि आप एक अरसे दराज से इस फील्ड के अंदर हैं, समंदरी आदमी हो चुके हैं अब आप भी, तो आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर या इन कोस्टल एरियाज़ के अंदर अगर डेवलपमेंट की जाए, किस सेक्टर के अंदर किस तरफ, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है? इसमें देखिए गवर्नमेंट का काम जो होता है ना पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट अपने तौर पे तो पॉलिसी बना के देगी, इम्प्लीमेंट करेगी, जो उसका फंड्स है लिमिटेड फंड्स के साथ है। लेकिन मैं चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर जो है ना, इसके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। अब टूरिज्म पे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिजॉर्ट्स बनने शुरू हुए हैं, फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने काफ़ी प्राइवेट सेक्टर आके प्राइवेट कंपनीज आती हैं, बलूचिस्तान साइड पे भी, सिंध साइड के ऊपर भी। और लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मरीना डिज़ाइन करना हो, मरीना बनाना हो, हार्बर बनाना हो, इसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, आराम से अपना रोल अदा कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पे हर चीज़ मतलब दैट पता है गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होनी चाहिए। पीपीपी मोड के अंदर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत अच्छा काम कर रही है, और इतना बड़ा अनएक्सप्लोर एरिया है जिसके ऊपर ये चीज़ें फर्दर हो सकती हैं हार्बर के हवाले से। और अल्टीमेटली डेफिनेटली यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं इस्टेब्लिश होगी तो ब्लू इकोनॉमी की वजह से और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पाकिस्तान को। जैसे आप रोज़ाना वहाँ पर होते हैं, पानी से आप करीब होते हैं, कुछ रियलिटीज़ के बारे में बताएं ना, व्हाट आर द रियलिटीज़ ओवर देयर जो हम लोगों के नज़रों से छुपी हुई हैं। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होंगे जिसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी को नहीं पता होगा। माहीगीर की ज़िंदगी कैसी होती है, किन चैलेंजेस का सामना होता है, उसका लाइफ टाइम स्पैन कितना होता है, उसको मौसमी तब्दीली से कितना नुकसान पहुँचता है। अब मुझे पता है आपने विटनेस की होंगी तमाम चीज़ें, कुछ शेयर करना चाहेंगे इन ज़िंदगी के बारे में? अब देखिए माहीगीर के साथ उसका बच्चा पैदा होता है और वो समुद्र देखता है, सही बात है, ठीक वो है भी ना, वही माहीगीर और वो समंदर में ही पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए पानी तो उसका ब्रेड एंड बटर है। अच्छा, शुरू से ही उसको मछली पकड़ना भी आती है बोट पे, कि हम बाद बोट में जाएंगे तो हमें नौसिया होगा, लेकिन वो वहाँ पे हमारे सामने हम काम कर रहे होते हैं, बच्चे जो है ना वो पानी में ऐसे ही घूम फिर रहे होते हैं, पानी में तैर रहे होते हैं बगैर कोई लाइफ जैकेट के, इस तरह से। अब उनको हमें जो ऐसी पॉलिसीज़ या इस तरह से देखें, एक बच्चा तो वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी तालीम, उसकी टेक्निकल स्किल्स, उसको नई टेक्नोलॉजी से मुराद मतलब जो मार्केट के डिमांड है उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना। क्योंकि मैं जा रहा होता हूँ वहाँ पे तो वही ट्रेडिशनल स्कूल है, 2 कमरों का स्कूल चल रहा है, और अगर बच्चे से बात भी करूं तो उसके नज़दीक बस यही होता है कि उसको रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए। एटलीस्ट उस बच्चों को कोई समटाइम्स आप इसको भी इंडोर्स करेंगे, समटाइम्स उनकी और आपके साथ लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है, तो मुकामी लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज भी नहीं जानते। क्या हुकूमत इस सतह पर कोई काम नहीं कर रही है कि उनकी डेवलपमेंट के लिए उनकी तालीम और मतलब, क्योंकि ठीक है अगर वो वहाँ रह रहे हैं, रोज़गार एक तरह से उनको मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, उनके घर, वो रास्ते सारे वो सब डेवलप्ड होने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, वहाँ पर भी हर चीज़ किसी तरह किसी लेवल पे चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश है कि बहुत अच्छा हो। कॉलेजेस होने चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो, ताकि बच्चा वहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई का रुझान बड़ा लिमिटेड है, शुरू से रोज़गार में लग जाते हैं तो माहिरों को। और फिर एक और चीज़ है, मैंने देखा है कि नॉर्मली तौर पे, क्योंकि ये इनकी सारी ज़िंदगी का पेशा जो है फिशरमैन, फिशिंग कम्युनिटी फिशिंग से रिलेट होती है। अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है तो हमें वहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, हम अपनी लेबर जो है वो कराची से लेके जा रहे हैं, जहाँ पे स्किल्ड है वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉजिस्टिक अलग है। अगर यही स्किल्ड लेबर हमें वहाँ मिले तो वो उनके मुकामी लोगों को भी फायदा होगा कि उनको घर के पास ही अपना एक इस तरह का कोई स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वहाँ पर कायम किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए, जो कि और ये कंपनी को भी ये चीज़ CSR प्रोजेक्ट के अंदर होने चाहिए कि आप एटलीस्ट इतने लोगों को ट्रेनिंग दें, नॉट सिर्फ मुलाजमत दें, ट्रेनिंग दें, ताकि वो एटलीस्ट 1-2 साल का प्रोजेक्ट है, अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है, जिस साल में वो बिल्कुल ट्रेन भी हो जाए, ताकि तालीम का कर रहे तो कम से कम स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, ताकि वो जो काम करें उसी से रिलेटेड उनके स्किल्स एनहांस हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे जहन में ये आ रहा है, हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज़मीन पर किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करना, उसकी फाउंडेशन, वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स के हमें पता होता है बिल्डिंग कैसे खड़ी हो रही है, प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है। कोस्टल एरियाज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर तो मैं गलत हूँ तो तस्दीक कर दीजिएगा और सही हूँ तो उसका जवाब दे दीजिएगा,
डिफरेंट होती होगी, किस हद तक डिफरेंट है और कितनी डिफरेंट है ये आप बताएंगे। अच्छा, कोस्टल के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मॉइस्चर जो है ना, नमकियात वहाँ पे बहुत उसका लेवल हाई है, और समुंदर का अपना जैसे मैंने बताया लोटा हाइड्रेट की वजह से बहुत इरोजन हो रही होती है, कहीं ज़मीन कट रही है, कहीं पे मिट्टी भर रही है। ये एक नेचुरल फैक्ट है, इससे आप इसको, क्योंकि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। अब वहाँ पे जो भी मटेरियल आप लगाएं, जैसे लोहा है, लोहा आप फौरन डस्ट कर जाएगा। इवन आप अपनी गाड़ी लेके 4-5 दफ़ा चक्कर लगाएंगे, वापस आएंगे, जंग के स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, अगर वो प्रोटेक्टेड ना हो, कोटिंग ना हो। तो हम जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं, या हम रिकमेंड करते हैं, या जो भी कंसल्टेंट डिज़ाइन होता है कि भाई वो रस्ट फ्री हो, जिसमें स्टेनलेस स्टील सबसे कंपोनेंट है, ठीक है, या फाइबर रिलेटेड चीज़ हो आपकी, आपने, क्योंकि हमारी जेटी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी मिनी फिश हार्बर बना रहे हैं उसमें हम लोग फाइबर के मॉड्यूलर फ्लोटिंग डॉक्स होते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी लाइफ जो इवन 50 ईयर 30 ईयर्स, मतलब आप, मतलब उसको प्लास्टिक को कुछ नहीं होना। आपने देखा भी होगा जब कभी खुदाई हो रही होती है, अंदर से प्लास्टिक की थैली निकल रही होती है, जी, तो 50 साल बाद ही उसको कुछ नहीं होना। फर्टिलाइज तो वो होती नहीं है बिल्कुल। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, लाइफ ज़्यादा हो, जिसमें से नॉर्मल कंक्रीट लोहा इसको अवॉइड करके स्टेनलेस स्टील है या फाइबर के मॉड्यूलर फ्लोट हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि तो जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं साहिल समंदर के नज़दीक, क्या वो लोग भी इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वो फाइबर की ही स्टील, और अगर नहीं करेंगे तो 5 साल में उस बिल्डिंग का हाल आपके सामने होगा। जैसे अभी हमारे पास अगर देखें तो जो हमारा समंदरी एरिया है कराची का, और ख़ास तौर पे हमारा मेन कराची को अगर बात करें तो वहाँ पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी कहा जा रहा होता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो रिसीडिंग हो रही है, नीचे की तरफ आता है। ये है क्लाइमेट चेंज की वजह से, नहीं कुछ तो है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है। इट्स नॉट लाइक वो आप विटनेस कर सकेंगे भाई पहले बिल्डिंग यहाँ थी, कई 100 साल चाहिए। हाँ, मतलब हो रही होगी, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है बड़ा उसमें आ रहा है कि चीज़ें जो है ना वो अनसर्टेन बहुत हो रही है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, हम पहले ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने जिक्र किया क्लाइमेट चेंज का। आपके इस काम पर और आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के अंदर इस वक्त बयान कर रहे हैं, कितना सामना करना पड़ा आप लोगों को पिछले जितने सालों से आप काम कर रहे हैं। चेंज तो आया क्लाइमेट के अंदर, आपने देखा कि अप्रैल के अंदर कभी बारिश नहीं होती थी, वी हैव सीन पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं, कराची के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो इसी तरह समंदर के अंदर भी स्टॉर्म्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना इफेक्ट कर रहा है? अब देखिए कुछ साइट्स तो ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गया। अच्छा। हाँ, मतलब हम कुछ ऐसी साइट्स पे आज से 10 साल पहले वहाँ पे बिल्कुल पानी का बड़ा ही लेवल कम होता था, या आराम से वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन अब इतनी तेज़ी से इरोजन हुई है कि वहाँ पे 30 फीट या इससे ज़्यादा जो है ना ज़मीन जो है कट गई है। बहुत सारे माइग्रेशन भी वहाँ पे कोस्टल विलेजेस की हुई है इसी वजह से कि समुद्र पहले दूर था, क्लाइमेट अब आबादियाँ वहाँ पर आना शुरू हुई हैं। नहीं, आबादी शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि वो समुद्र आगे आ गया, उनके गाँव के अंदर पानी आ गया है, तो उन्होंने थोड़ा पीछे और अपनी आबादी को लेकर आ गए। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, इसलिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो समुद्र पे करें आप, उसके अंदर वो क्लाइमेट फ्री, मतलब इन्वायरमेंट फ्री प्रोडक्ट यूज़ करें, इन्वायरमेंट फ्री कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना हो। क्योंकि बड़े बड़े प्लाजा तो स्ट्रक्चर बनाने से इन्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है, और समुद्र में आप समुद्र को इस जगह से रोकेंगे तो कहीं और से आगे आ जाएगा। अभी आपने देखा था लाहौर के अंदर दरिया का क्या हुआ, दरिया अपना रास्ता वापस याद आ गया था उसको, आ गया। समुद्र का भी ऐसी है कि आप समुद्र को यहीं से आप ब्रेक करेंगे उसको, नेचुरल उसको, इट विल ब्रेक यू। और कोशिश ये लोग कर रहे होते हैं कि इस तरह की तामीरात करें कि वो समंदर से जितना नज़दीक हो उतना ही उनकी ब्यूटिफिकेशन में इजाफा होता है, जबकि ये पुरखतर है एक तरह से कि ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए, बहुत डिस्टेंस पे हो तो फिर भी स्टेबिलिटी और पायदारी रह सकती है। नहीं करें नेचुरल चीज़ों के अंदर है ना। डॉक्टर साहब, हुकूमती सतह पर हमने देखा कि आपने इंडोर्स किया बार बार कि सिंध हुकूमत काम कर रही है, और हम भी विटनेस हैं, हम गए सिंध हुकूमत के साथ, हमने देखा मैंग्रोव्स के ऊपर बड़ा काम किया। हुकूमती सतह पर और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स, क्योंकि हुकूमत मेजर स्टेप्स ले सकती है, लेने चाहिए इस वक्त कि आपकी ब्लू इकोनॉमी से आपका IMF का जो कंधा है वो हट जाए, और आपका जो कर्जा है दूसरे ममालिक का, हमारे पास इतनी कैपेसिटी तो होगी ब्लू इकोनॉमी से हम कर्जे उतार सकें और स्टेबिलिटी ला सकें। कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए हुकूमत को? ये हुकूमत को प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है ना प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करेगा, अपना पैसा लगाएगा। जब हमने देखा हुआ है कि प्राइवेट हुकूमत गरीब है लेकिन लोग अमीर हैं, हम लोग पाकिस्तान में देख रहे होते हैं, बहुत गहरा जुमला कह गया बातों में। और एक और चीज़ भी देखिए कि एक प्रोजेक्ट जो प्राइवेटली ओन बंदा रन कर रहा होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा होता है, सोफिस्टिकेटेडली होता है, उसकी लाइफ भी होगी और बड़ा तमीज़ से चीज़ें चल रही होती हैं।
यही गवर्नमेंट कर रही होती है तो थोड़ा सा, क्योंकि दैट बात है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि प्राइवेट में अंदर आपका डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी फास्ट होती है। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर आए, प्रोजेक्ट्स करे अपने। किन किन प्रोजेक्ट्स करें? भाई टूरिज्म में आपके पास ओके, रिजॉर्ट साइड आ जाए। आपने देखें थाईलैंड, बिल्कुल मतलब जहाँ पे कोस्ट के ऊपर आप जाएं, बिल्कुल फिलीपींस मालदीव जाएं, बना सकते हैं मालदीव, यहाँ पर। इतनी जबरदस्त खूबसूरत कोस्ट है। आप जैसे मैंग्रोव का एरिया देखा होगा, वहाँ पे आपको कोई अच्छा रिजॉर्ट मिले, आप क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, अच्छे मांगे पैसों तो में जाएंगे। पैसे भी जाएंगे, आप देंगे। अब ये एक है कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा चाहता है इस तरह के प्रोजेक्ट करने में। एक तो पहले कि अनएक्सप्लोर एरिया है, मतलब किसी को पता ही नहीं है कि हमारे पास इतना अच्छा साहिल है, इतनी अच्छी जगहें हैं कि जहाँ पे चीज़ें जो है हो नीला सकती हैं। समंदर है, नीला हाँ, नीला समंदर। तो एक तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई, और फिर प्राइवेट सेक्टर देखें अपना पैसा कब लगाएगा, उस वक्त लगाएगा जब उसको पता होगा कि मैं इससे रिटर्न ले सकूंगा। सही बात है। तो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज हों, इनकरेज करें, सपोर्ट करें तो प्राइवेट सेक्टर आगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इतना खुश्क टॉपिक को इन्होंने गीला बनाया और तर किया, और तर करके उसके अंदर जो मछलियाँ तैरी हैं, अब इन मछलियों से जो इकोनॉमी आपकी स्टेबल होगी, और इकोनॉमी के बाद, स्टेबिलिटी के बाद आपकी जीडीपी अच्छी होगी, जीडीपी के बाद जो आपके आईएमएफ और इधर उधर के जो लोग आजकल कर्जे वापस मांग रहे हैं ना, वापस दे भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो तमाम चीज़ें ख़त्म होगी। तो ऐसे लोगों को इस वक्त बिठाने का मकसद ये है, इनकी एक्सपर्टीज़ को रखने का मकसद ये है कि आप इस तरफ भी, इस सेक्टर में भी तवज्जो दें। दुनिया ऐसे कमा रही है, आप भी इसे कमाना सीखें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मेरे खूबसूरत से गेस्ट और खूबसूरत सी को-होस्ट और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और फिर अब वीकेंड आ रहा है और वीकेंड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एंजॉय इसलिए करना है क्योंकि जो जंग रुकवाई है, दुनिया भर के अंदर तमाम ममालिक जो है वो पाकिस्तान को देख रहे हैं खुशी की निगाह से, और एक शख्स है, मेरी उससे गुजारिश है, तुम सर्फ मत खाना, बस तुम कुछ ऐसा नहीं करना। हो जाता है कभी कभी, दुनिया नहीं पूछती तुम्हें, इग्नोर कर दिया तुम्हें, तुम सिर्फ किसानों के ऊपर अब ट्वीट कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ बराबर वाले अंकल जो है ना, नरेंद्र मोदी, उनकी कोई मसला नहीं है, हो जाती है जिल्लत, जिसके नसीब में लिखी होती है वो उतनी मिल के रहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को कायम और दायम रखने वाले लोग और इदारे भी जिंदाबाद। मंडे को हाजिर होने बड़े खूबसूरत से टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।